हैं बीपीएससी के ट्रेंड एनालिसिस को लेकर के, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस रिसेंट के सालों में पूछे गए हैं और कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हम समझ पाएंगे कि बीपीएससी की तैयारी के क्रम में जो पीटी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चरण आज के दौर में बन चुका है। अगर हम बात करें इस वर्ष की 67th पीटी की, तो 67th पीटी के लिए अभी तक लगभग 5.5 लाख फॉर्म जो है वो गिर चुके हैं और इतने आवेदन हो चुके हैं और जो सीटों की संख्या है वो लगभग 750 है। तो यानी अगर हम रेशियो देखें तो 750 स्टूडेंट एक सीट के लिए जो है वो लड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पीटी का एग्जाम कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और जो छात्र इस ट्रेंड एनालिसिस को समझे बिना तैयारी में जुटे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अंततः उनको सफलता हाथ नहीं लगती है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि वो अपनी रणनीति को सटीक ढंग से नहीं तैयार कर पाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी पर बात करेंगे अपने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के आधार पर कि क्या करें जिससे एक सटीक रणनीति बन सके और हम 100% पीटी में सफलता पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि बीपीएससी परीक्षा के बारे में। तो बीपीएससी परीक्षा के 3 महत्वपूर्ण चरण होते हैं, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा जो लिखित में होते हैं, और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का फेज आता है। आज के हम वीडियो में मुख्य रूप से बात करने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा, जिसको हम लोग पीटी कहते हैं, इसके बारे में। पीटी के संबंध में जो बेसिक जानकारी आप सभी को प्राप्त होगा कि 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और इसके लिए 2 घंटे का समय जो है वो दिया जाता है। यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होता है। तो कई नए छात्र इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि निगेटिव मार्किंग की क्या स्थिति है बीपीएससी में, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। नए छात्रों के लिए एक जानकारी और भी होना चाहिए कि यहाँ जो बहुविकल्पिक या ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 4 विकल्प नहीं बल्कि 5 विकल्प होते हैं, जिसमें ई ऑप्शन जो है वो काफी कंफ्यूजिंग होता है और स्टूडेंट्स को कई बार पजल में डाल देता है। तो यानी आपके तैयारी के समय इस ई विकल्प को भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, दरोगा की तैयारी करते हैं या अदर पीसीएस की तैयारी करते हैं और उन्हें लगता है कि मैं जिस तरह से पहले तैयारी कर रहा था उसी तरीके से बीपीएससी की भी तैयारी कर लूंगा और आसानी से निकाल सकता हूं। तो वो क्या करते हैं, ई ऑप्शन पर जो है वो डिस्कस नहीं करते हैं, जिसके कारण एग्जामिनेशन हॉल में उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो बहुविकल्पिक प्रश्न होते हैं उसमें 60 से 62वीं जो पीटी हुई थी वहां से बहुविकल्पिक में 5 ऑप्शन डाल दिए गए, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसे समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि बीपीएससी के लिए ट्रेंड क्या रहे हैं रिसेंट के ईयर में और कहां से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे प्रीवियस ईयर के जो रिसेंट के वर्ष हैं, जिसमें 66वीं बीपीएससी, 65वीं बीपीएससी, 64वीं, 63वीं एवं 60 से 62वीं बीपीएससी, जो कि क्रमशः काफी तेजी से बीपीएससी द्वारा आयोजित किए गए हैं, इनमें किन किन विषयों से प्रश्न आते रहे हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया कि 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस 150 प्रश्नों में अगर हम लोग प्रश्नों के एनालिसिस को देखें तो रिसेंट के ईयर में अगर ध्यान देंगे तो सबसे अधिक प्रश्न कहां से आते हैं, तो उसमें इतिहास एक महत्वपूर्ण है, जहां आप देख सकते हैं कि क्रमशः लगभग 30 या 25 के औसत में प्रश्न आते रहे हैं। तो यानी यह सेक्शन जो है वो आप मान के चल सकते हैं कि 25 से लेकर के 30 प्रश्न यहां से निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो एक मेजर सेक्शन में अभी है वो है विज्ञान, जो कि पहले कुछ वर्षों तक 20 प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ा करके 30 कर दी गई है। तो यानी इनके प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है और यहां से 30 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो ये सेक्शन भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में आ जाता है। इसके अलावा समसामयिकी, जो कि करेंट का सेक्शन है, यहाँ कभी 25, कभी 30, कभी 35 इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो यानी औसतन यहाँ पे 30 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना होती है। तो सबसे मेजर सेक्शन में अगर बात कर लें तो इतिहास, सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सम्मिलित होते हैं।
और समसामयिकी में बात करें तो बिहार के समसामयिकी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकियों को मिला करके 30 से 35 तक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार स्टूडेंट इसको सबसे कम महत्व देते हैं, बिहार स्पेशल, यानी बिहार राज्य से संबंधित प्रश्नों को। बिहार राज्य से संबंधित अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सामान्य जानकारी से लेकर के करंट में चल रही घटनाएं भी सम्मिलित होती हैं। तो ऐसे में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बिहार स्पेशल से प्रश्नों की संख्या अगर आप देखेंगे तो प्रतिवर्ष लगभग 20 से 25 के बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो औसतन ये 25 प्रश्न, यानी ये 4 सेक्शन जो आपके हैं ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इसी चारों सेक्शन को मिलाकर के आप 100 प्रश्नों की तैयारी कर लेते हैं। और बचे हुए जो सेक्शन हैं जिसमें भूगोल, जिसमें भारतीय भूगोल, पर्यावरण एवं विश्व भूगोल शामिल होते हैं, यहाँ से लगभग 10 से 12 प्रश्न आते हैं। संविधान, जहाँ से लगभग 6 से लेकर के 10 प्रश्न तक होते हैं। इसके अलावा भारतीय अर्थशास्त्र, यहाँ भी 7 से लेकर के 10 प्रश्न तक हो सकते हैं। हालांकि 56 से 59 जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें अर्थशास्त्र से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उलटफेर हो जाता है और किसी एक सब्जेक्ट विशेष से कुछ प्रश्नों की संख्या अधिक हो जाती है। लेकिन अगर हम औसतन पिछले 5 एग्जाम की बात करें तो ये महत्वपूर्ण रहे हैं। इसके अलावा गणित, निश्चित रूप से गणित और तर्क शक्ति मिला करके 10 प्रश्न प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो अगर हम ये 4 मेजर सेक्शन हटा देते हैं तो इस 4 मेजर सेक्शन को हटाने के बाद जो 4 आउटर सेक्शन बचते हैं उससे लगभग 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है आपके 150 अंकों का एक खाका कि कहाँ से ये 150 अंकों के प्रश्न आते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इंडिविजुअली डिवाइड कर लेते हैं कि विषयवार कि कहाँ से इन विषयों में प्रश्न आते हैं और उन विषयों से कैसे प्रश्न आते हैं और किस तरह के प्रश्नों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री सेगमेंट की। तो आधुनिक भारत सबसे मेजर सेक्शन हो जाता है। भारतीय इतिहास के 3 सेक्शन, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत से प्रश्न पीटी में पूछे जाते हैं। विश्व इतिहास से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगर तीनों सेगमेंट में बात करें तो सबसे अधिक प्रश्न जो सेक्शन से आता है वो है आधुनिक भारत। यहाँ से लगभग 20 प्रश्न निश्चित रूप से पूछ लिए जाते हैं। अब इस 20 प्रश्न को पूछने के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर जिनसे प्रश्न आते हैं। अब अगर बात करें हम आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर्स की तो आप ऐसा देखते हैं कि हमारे आधुनिक भारत की शुरुआत जो है वो हो जाती है यूरोपियों के आगमन से। यूरोपियन कंपनियां जब भारत में आती हैं उनके आने से लेकर के भारत की स्वतंत्रता तक जो है वो एक इतिहास चलती है और इस पूरे इतिहास के दौर को हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के रूप में देखते हैं। इसके क्रम में जो मेजर सेक्शन जो आपको तैयार करना है वो सेक्शन है इस मिडिल पार्ट 1857 की क्रांति से लेकर के भारतीय स्वतंत्रता तक का। यहाँ से अधिक प्रश्न आएंगे, जबकि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के 1857 के क्रांति से पहले तक की बात करें तो यहाँ से कम। यानी अगर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 5 यहाँ से होंगे और 15 यहाँ से पूछ लिए जाएंगे। तो आपको यानी तैयारी के क्रम में ये ध्यान रखना है कि किस सेक्शन को ज़्यादा पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन अधिक आते हैं। चलिए जैसे हम बात करते हैं, जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में 4 प्रश्न यहाँ से आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ देंगे, इनको पढ़ेंगे, लेकिन इनके अलावा जो चैप्टर है जहाँ से अधिक प्रश्न आते हैं उसको अधिक पढ़ेंगे। जैसे अगर हम 66वीं एग्जाम की बात कर लें तो स्वतंत्रता आंदोलन से, कांग्रेस से रिलेटेड, 1857 की क्रांति से रिलेटेड, प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं और अन्य पुस्तकों के संपादक से कई प्रश्न पूछ लिए गए थे। तो इसलिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की जरूरत है आधुनिक भारत में वो 1857 की क्रांति से लेकर के भारतीय स्वतंत्रता तक के क्रम में जो चैप्टर्स आते हैं उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। इनमें ये जितने भी चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, 1857 की क्रांति, जनजातीय एवं किसान आंदोलन,
इसके अलावा क्रांतिकारी गतिविधियां, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गवर्नर जनरल, ये सभी जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर से निश्चित रूप से लगभग प्रतिवर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है उसको भी हम लोग लास्ट में इसी पीडीएफ के दौरान देखेंगे, इसी वीडियो के दौरान उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हुए आते हैं हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास की तरफ में। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से लगभग 5 प्रश्न आते हैं। ये 5 प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं? तो सल्तनत काल से यहाँ से प्रश्न आते हैं और मुगल काल से यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब सल्तनत काल के अंतर्गत 5 वंश हैं। इन पांचों वंश को मिलाकर के 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मुगल काल से 2 से 3 ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें कुछ प्रश्न अगर दक्षिण भारत का इतिहास जैसे विजयनगर और बहमनी क्षेत्र है वहां से भी आने की संभावना होती है, बट 1 से 2 मैक्सिमम हो सकते हैं। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से 1 प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के रचयिता और लेखक से प्रश्न आते हैं। यहाँ मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि सल्तनत काल का इतिहास में जो राजा और राजा के जुड़े हुए कार्य हैं उनको सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं। उनके जो प्रशासन है उनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। प्रशासन और कला संस्कृति, यहाँ से जो प्रश्न आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और यहीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। सेम चीज़ मुगल काल में भी प्रशासन और कला संस्कृति को आप विशेष रूप से देख के जाएंगे, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बनेगी। आते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की तरफ। तो यहाँ से भी 5 प्रश्न आने की संभावना बनती है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं वो निश्चित रूप से पढ़िएगा, यहाँ से 1 प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। जैसे लास्ट ईयर भी उत्खनन से संबंधित और अवशेषों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा वैदिक काल, महाजनपद काल, गौतम बुद्ध और जैन धर्म, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका संबंध जो है मुख्य रूप से बिहार से है और ये आपको बिहार के इतिहास के दौरान भी पढ़ना आवश्यक है। तो इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और मौर्य काल और गुप्त काल से मिलाकर के भी 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यानी 5 प्रश्नों के लिए यही वो चैप्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पर एक नज़र देख करके जाना यानी रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1-1 मार्क्स की लड़ाई होगी, बहुत ज़्यादा कठिन एग्ज़ाम हो जाता है। तो ऐसे में आपकी पढ़ाई, आपकी रणनीति, आपकी तैयारी ही महत्वपूर्ण होती है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इतिहास के बाद भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था की। यहाँ से लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। कई बार बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं और कई बार इसमें लॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो यदि आपने एम लक्ष्मीकांत की किताब या पॉलिटी के संबंध में कुछ नोट्स अच्छे पढ़े होंगे तो यहाँ से डेफिनेटली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एडुटेरिया के जो वीडियोज़ हैं जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, अगर उसको अभी आप सीरियली देख लेते हैं तो मैक्सिमम डाउट जो पॉलिटी के रिले करके है आपके वो क्लियर हो जाएंगे और वहां से आप सही उत्तर बना सकते हैं। यहां पर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भारत का जो संवैधानिक विकास है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। वो हिस्ट्री हो या पॉलिटी, वहां से 1 क्वेश्चन निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर्स इसमें दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग सभी चैप्टर्स से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यानी ऐसा नहीं है कि इसके किसी पार्टिकुलर सेक्शन को आप पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके लगभग सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब पढ़ने के तरीके भी होने चाहिए। आपके पास सिर्फ पढ़ लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ने के तरीके का इन द सेंस मीनिंग क्या है हमारा, कि आप अगर किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, जैसे मैं मौलिक अधिकार की बात करता हूं, आपने मौलिक अधिकार के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली कि स्टार्टिंग में मौलिक अधिकार 7 थे, बाद में 6 कर दिए गए, वर्तमान में जो 6 हैं उनके आर्टिकल्स क्या है, उनके मेन प्रोविजंस क्या है। ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद आपका काम है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना। यदि आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रीवियस ईयर के इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके प्रैक्टिस नहीं करते हैं,
तो आप समझिए कि आपकी पढ़ाई काफ़ी वीक हो जाएगी। आप पढ़े रहेंगे लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे, पढ़े हुए क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएंगे। तो पढ़ने के क्रम में इस फॉर्मेट को जरूर अपनाइएगा। चैप्टर्स को पढ़ने के बाद चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव, चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा, और इन सभी को सॉल्व करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन हॉल में आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनको आप जरूर देखिए। अब आते हैं बिहार विशेष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम जो है वो बिहार लोक सेवा आयोग है और इसकी जो सेवाएं हैं वो बिहार राज्य से संबंधित ही हैं। ऐसे में बिहार से संबंधित चैप्टर्स का अच्छे ढंग से आपके पास जानकारी होना इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं। अब इतिहास से संबंधित यहाँ पे मैंने 66वीं में बात कर लूँ तो लगभग 12 क्वेश्चन जो है वो केवल बिहार के इतिहास से ही प्रश्न आ गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। बिहार के इतिहास में मैं बात करूँ तो जो प्रश्न आते हैं वो सबसे ज़्यादा आते हैं आधुनिक बिहार के इतिहास से, क्योंकि जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। जहाँ जहाँ भारत में स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ रहा था, जैसे असहयोग आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, हर स्टेप में बिहार भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। इसके अलावा जनजातीय किसान आंदोलन में भी बिहार की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आप इसके चैप्टर्स वाइज अगर आप पढ़ लेते हैं, इसके लिए आप विवास पनोरमा या क्राउन की बुक या लूसेंट की बुक जो आती है बिहार की उसको पढ़ सकते हैं। उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो काफ़ी आपको फायदेमंद होगा। इसके अलावा बिहार से रिलेटेड वीडियोस जो है वो एडुटेरिया के बने हुए हैं और इस बार हम बिहार को आपको अलग ढंग से नए वीडियोस के साथ आपके सामने आएंगे एग्जाम से पहले, ताकि आप रिवीजन करके एग्जाम में जा सकें। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करें बिहार के भूगोल की तो यहाँ से भी लगभग 5 प्रश्न आते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर ले तो नदी, मिट्टी, जलवायु और बिहार के उद्योग, खनिज, कृषि, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से ज्योग्राफिकल क्वेश्चन बिहार से आपको पूछे जाते हैं और काफ़ी सहज है, सरल है। इसके वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मात्र 12-13 वीडियोज़ ही हैं एडुटेरिया प्लेलिस्ट में। अगर आप उतना देख लेते हैं तो कम से कम आपको बिहार की एक बेसिक समझ हो जाएगी, जिसके बाद आप थोड़ा सा एडअप उसमें कर लेंगे तो आप एग्जाम के लिए तैयार रहेंगे। बिहार की जनगणना, जिससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं और पहले काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते रहे हैं। लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था लेकिन इस बार पूछे जाने की संभावना निश्चित रूप से रहेगी। इसके अलावा बिहार के करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना है। इससे करंट से रिलेटेड वीडियोस भी आपके सामने आएंगे, तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम से पहले कुछ वीडियोज़ जो है वो बिहार के करंट से भी संबंधित आपको अपलोड किए जाएंगे। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट निश्चित रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है जहां से डेफिनेटली डायरेक्ट प्रश्न उठा करके आंकड़ों आधारित जो प्रश्न होते हैं, आंकड़ों पर आधारित प्रश्न वो पूछे जाते हैं। तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट जो डाउनलोड कर सकते हैं आप ऑनलाइन, उसे डाउनलोड करके उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं। पूरे बजट को नहीं पढ़ना है, स्टार्टिंग सेक्शन जो 10-12 पेज का जिसमें सारांश होता है उस सेक्शन को भी पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अब आते हैं बिहार सेक्शन की अर्थव्यवस्था का सेक्शन, जहां से लगभग 5 से लेकर के 10 के बीच में औसतन प्रश्न आते रहे हैं और मैंने बताया भी कि 56 से 59 में यहां से लगभग 25 प्रश्न आ गए थे। तो इसलिए आपको ये सेक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए, जिसमें आपको भारत में जो योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं और जिसके बाद में नीति आयोग लागू हो गई तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मुद्रा एवं बैंकिंग कैसे काम करता है उसके बारे में जानकारी। राष्ट्रीय आय से संबंधित जो सूत्र हैं जिनको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं सूत्रों पर आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। भारतीय कृषि जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता रहता है। इसके अलावा वित्त व्यवस्था, गरीबी बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े और सूत्र, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और भारत का आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट, यानी जैसे हम बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पढ़ेंगे उसी प्रकार से ही 10-10, 12-12 पेज का एक सारांश होता है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण और बजट का। उस सारांश को हाईलाइट करते हुए पढ़ेंगे ताकि यहाँ से आने वाले प्रश्न हमारे ना छूटें। तो इस तरीके से आपका जो इकोनॉमिक सेक्शन है इसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अर्थशास्त्र का अतिरिक्तांक पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से भी काम चल सकता है। ये प्रतियोगिता दर्पण, दृष्टि, इन सभी के द्वारा निकाला जाता है, तो कोई भी अतिरिक्तांक पढ़ करके आप काम चला सकते हैं।
बात एवं विश्व का भूगोल की, तो ज्योग्राफी सेक्शन में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं और यहाँ पे कई बार बहुत ज़्यादा प्रश्न भी हो जाते हैं, कई बार थोड़े से कम होते हैं, लेकिन औसतन अगर बात करें तो 10 से 15 के बीच में ही प्रश्न आते हैं। पर्यावरण सेक्शन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है। ज्योग्राफी में पर्यावरण सेक्शन से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें वन, वन्य जीव, प्रदूषण, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो आप देख सकते हैं कि जलवायु, मिट्टी, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, इससे रिलेटेड कृषि, खनिज संसाधन, वन क्षेत्र, जनजाति, जनगणना और महाद्वीपीय से संबंधित जानकारी। इसके अलावा ये आपको कुछ और चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो बहुत सारे चैप्टर ज्योग्राफी में हैं, लेकिन अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, इसके रिसेंट डाटा को पढ़ लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत आपको ज्योग्राफी में नहीं पड़ेगी और इसे आप 10 से 12 दिनों में तैयार कर लेंगे। तो आप सिमुलेटेसली आप 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, एक तो चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज पढ़ें, या एक साथ 2 या 3 सब्जेक्ट को लेकर के चले और ये टारगेट रखें कि 15 से 20 दिनों में हम ये 2-3 जो सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं वो ख़त्म कर लेंगे, फिर 3 सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे और बाद में हम रिवीजन करेंगे। तो यानी आपको अभी जिस तरीके से पीटी के लिए टक्कर है, आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। जो लोग जॉब में हैं उनको थोड़ा सा अपना समय निकालना चाहिए और कम से कम 5 से 6 घंटे उनको भी पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम को फाइट कर सकें और आप पीटी क्वालिफाई कर सकें और मेंस में शामिल हो सकें। हम लोग विज्ञान की, तो विज्ञान के क्षेत्र में भौतिकी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। अगर रिसेंट में जो 66वीं बीपीएससी हुई है उसमें 2, 1, 3 और 4, 7 प्रश्न जो है वो पूछे गए थे सामान्य विज्ञान से। इसमें ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली एवरी ईयर अभी रिसेंट में प्रश्न पूछे जाते हैं, मात्रक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गति, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, ये एक कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो फिजिक्स में अगर आप नॉर्मल फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं, लूसेंट्स के फिजिक्स पढ़ लेते हैं, रेलवे से रिलेटेड जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उनको भी देख लेते हैं, तो यहाँ से आपका काम चल सकता है। अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो हम आते हैं रसायन विज्ञान की बात करते हैं। रसायन विज्ञान में भी कम से कम 6-7 प्रश्न यहाँ से भी आ जाते हैं और इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो परमाणु संरचना, पदार्थ की अवस्था, कार्बन से संबंधित, धातु, अधातु और अम्ल, क्षार, लवण और प्रदूषण, इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनको आप देख सकते हैं। इनको भी आप लूसेंट साइंस से या आपके पास कोई विज्ञान की किताब है वहाँ से या एनसीईआरटी की किताब से आप पढ़ें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाइए, क्योंकि यहाँ से जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको एक आइडिया जनरेट होता है कि कैसे हमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और बनाए जाते हैं। आते हैं जीव विज्ञान में। ये सेक्शन साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जहां उन दोनों से मिलाकर के 15-16 प्रश्न आते हैं। यहाँ से अकेले 12 से 13 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बायो सेक्शन जो है वो उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पर खास करके जो ह्यूमन बॉडी है उस ह्यूमन बॉडी की संरचनाओं से लेकर के, इसके अलावा पोषण में विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित, रोग से संबंधित, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, इनसे संबंधित प्रश्न, यानी स्पेशली जो ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन से रिलेटेड जो बायो है उससे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके माध्यम से भी आप तैयारी करके और अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। साइंस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आते हैं तो हमारा करंट सेक्शन। अगर बात करें रिसेंट में 66वीं बीपीएससी की, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है करंट सेक्शन में, यानी लगभग 30 से 35 प्रश्न तक जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, इसके अलावा प्रमुख नियुक्तियाँ होती हैं, इसके अलावा प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान होते हैं, सूचकांक रिपोर्ट जो जारी होते हैं अलग अलग स्तर पे, योजनाएं होती हैं, सैन्य अभ्यास, खेल घटनाक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार में बीपीएससी का जो ट्रेंड देखा जाए तो डेफिनेटली जो है ये खेल से प्रश्न पूछते हैं। तो अभी ओलंपिक गेम्स हुए थे, पैरा ओलंपिक्स गेम्स हुए थे, अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है और बहुत सारे खेल आयोजन होते हैं साल भर में। तो उन सभी खेल आयोजनों को अच्छे ढंग से कवर करके जाना है, ताकि यहाँ से आने वाले करंट के प्रश्न निश्चित रूप से सॉल्व हो। एडुटेरिया की वार्षिकी आप पढ़ सकते हैं, उस
वार्षिकी किताब के माध्यम से आप ओवरऑल पूरे एक साल के घटनाक्रम को तैयार निश्चित रूप से कर लेंगे। इसके अलावा ऐप पोर्टल, महत्वपूर्ण दिवस, इसके अलावा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन, पुस्तक एवं लेखक, अंतर्राष्ट्रीय बैठक, जीआई टैग, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो इन सभी चैप्टर्स को डेफिनेटली आप वार्षिक रूप में यानी लगभग एक वर्ष के घटनाओं के रूप में जरूर पढ़ने का प्रयास करें। इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षाओं के कट ऑफ मार्क्स, यहाँ से हमको समझ में आएगा कि कितना मेहनत करने की ज़रूरत है और कैसे आते हैं कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स जो होते हैं वो 3 चीज़ों पर निर्भर करते हैं। सबसे पहला होता है कितने सीटों के लिए एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे लगभग 750 सीटों के लिए। दूसरा होता है कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। अगर 1 लाख बच्चे अगर इसमें फॉर्म भरेंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ कम जाएगा, और अगर 10 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो यानी कितने स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, क्वेश्चन कितना स्टैंडर्ड है, इससे भी कट ऑफ डिसाइड होता है। अगर एवरेज लेवल का या लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कट ऑफ हाई हो जाएगा, और क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछा जाएगा तो कट ऑफ लो हो जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको मिला करके कट ऑफ डिसाइड होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट 5 सालों में कट ऑफ कैसे कैसे बढ़ा है। सिर्फ एक कैटेगरी या 2 कैटेगरी पर ही हम लोग तुलना करेंगे और उससे समझ में आ जाएगा। एक अनरिजर्व की बात करते हैं और एक अनरिजर्व फीमेल की बात करते हैं। अनरिजर्व मेल में अगर बात करें 97, 96, 97, 97, यानी लास्ट 4 ईयर में अगर बात करें 60 से 62 से 65 तक तो 96, 97 कट ऑफ रहा। अचानक ये देखने को मिलता है कि 66वीं एग्जाम में आकर के ये कट ऑफ बढ़ करके 108 हो जाता है। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आता है कि पीटी के कट ऑफ जो है वो यहाँ पर इतने क्यों तेजी से बढ़े, उस पर बात करते हैं। तो बहुत तेजी से बढ़ने का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रहा कि बीपीएससी की लोकप्रियता इतनी बढ़ी है कि इसमें स्टूडेंट्स बढ़े हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वो बढ़े हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे तो जो 66वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस थे वो उनका स्टैंडर्ड पिछले विगत 4 वर्षों की तुलना में कम था। तो ये कई रीजन थे जिसके कारण जो है ये कट ऑफ बढ़ा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण रीजन क्या है कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो 35% रिजर्वेशन है, जिसके कारण फीमेल कैंडिडेट्स की संख्या भी पहले की तुलना में बढ़ी है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के आने के कारण भी कट ऑफ थोड़ा सा पहले की तुलना में बढ़ा है। तो ये कई रीजन बने हैं जिसके कारण कट ऑफ बढ़े हैं। अगर हम बात कर लें कि अब 67 की तैयारी करते समय आप क्या सोच करके तैयारी करें जिससे आप एक सेफ जोन में जा सकते हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि एग्जाम का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। अगर स्टैंडर्ड अगर 65वीं 64वीं और उस तरह का रहा तो आप 105 तक अगर आप नंबर लेने में सफल होते हैं तो आप 100 में 100% क्वालिफाई करेंगे एज ए जनरल। अगर आप इन कैटेगरी में से किसी में भी हैं तो आप उस कैटेगरी के हिसाब से ही आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन लो आ जाता है जैसा कि 66वीं बीपीएससी में पूछा था, उस तरह का क्वेश्चन पैटर्न आता है तो आप 110 कम से कम आपके सही होने चाहिए। तो ये आपका एक टारगेट होना चाहिए इस बार के तैयारी को लेकर के, और आशा करेंगे कि आप लोग इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ भी रहे होंगे। इस लास्ट 2 मंथ में आप लोग जो प्लान हमने बताया है इसके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसके पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा चैप्टर वाइज देख लीजिए और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको इस पीडीएफ में दिखे हैं उसको जरूर पढ़िए, उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर बनाइए। अब इन सारी चीज़ों को बताने के बाद मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि आप पढ़े कहाँ से। जैसे हिस्ट्री जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया भी कि इसका मॉडर्न पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विकिपीडिया के मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियोस हैं, उसको डेफिनेटली आप देख लें, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ने का अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो स्पेक्ट्रम लास्ट टाइम में या बिपिन चंद्रा की किताब जरूर एक बार पढ़ के जाए, यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगे। राज व्यवस्था के लिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पहले ही एम लक्ष्मीकांत को पढ़ लिया होगा, और इसके अलावा विकिपीडिया के वीडियोस भी अवेलेबल हैं,
है उसको भी निश्चित रूप से देखें, वहाँ से भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। ज्योग्राफी के लिए बात करें तो एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12 तक जो न्यू एनसीईआरटी होते हैं उसको जरूर पढ़िए, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट दे देगा। इसके अलावा अगर आपको समय नहीं मिलता है तो लूसेंट पढ़ सकते हैं और एटलस जरूर यूज करें, क्योंकि ज्योग्राफी के कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो उनके एटलस पे बेस्ड होता है, तो इसलिए इसको ध्यान देना है। इसके अलावा ज्योग्राफी के कुछ वीडियोस एडुटेरिया के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, उसको भी आप देख सकते हैं। साइंस की बात करें तो साइंस जो है वो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट होता है, 6 से लेकर के 10th तक ही, 12th तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10th तक आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये लूसेंट साइंस भी पढ़ सकते हैं, रेलवे के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा भी लो रहता है तो आपको रेलवे वाले क्वेश्चन से आपको आसानी से बन सकते हैं, थोड़ा भी स्टैंडर्ड होगा तो एनसीईआरटी वाले पॉइंट से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अर्थशास्त्र में आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए अतिरिक्तांक जो होते हैं उसको पढ़ लीजिए और एडुटेरिया के अर्थशास्त्र के मात्र 7 वीडियो हैं उनको देख लीजिए, वहाँ से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एडुटेरिया के मात्र 6 वीडियोज़ हैं, इन 6 वीडियोज़ को भी देख लेंगे आप तो पूरा आपका जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा तो 100 में 100% आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। और लास्ट आता है समसामयिकी, जो कि करंट सेक्शन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसको पढ़ने के लिए आप जो दैनिक समाचार पत्र अगर आप पढ़ते आए हैं तब तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ते आए हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले तो एक ईयरली बुक पढ़ सकते हैं जो कि एडुटेरिया की वार्षिकी आई हुई है, पिछले बार भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था। इसके अलावा करंट से रिलेटेड जो वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं उसको देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास मंथली जो बुक है वो आपके पास कलेक्शन है, पिछले 1 साल के मंथली आपने करंट अफेयर्स की बुक खरीदे हैं, तो जो उसमें से टिक किए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार जरूर रिवीजन साल भर के जो ऑब्जेक्टिव है उनको कर लीजिएगा, वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और लास्ट में बचता है एक सेक्शन जिसे हम लोग कहते हैं मैथ, जहां से आते हैं 10 प्रश्न। इस 10 क्वेश्चन के लिए बहुत अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यदि आपके मैथ अच्छे हैं तो आप आसानी से इसको हल कर सकेंगे। इसके लिए बस जस्ट आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर बना लें और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड चैप्टर्स को बना लें, काफ़ी रहेगा आपके लिए। अगर आप इतना प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप 150 क्वेश्चनों में से आप 120 तक अटेम्प्ट अच्छे ढंग से करने में सफल रहेंगे। और इसके अलावा जो वीडियोस हम लोग अभी रिसेंट में अपलोड करेंगे वहाँ से भी आपके कम से कम 10-15 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। आशा यही रहेगी कि आपकी तैयारी अब नए रफ्तार में एक नए जुनून के साथ शुरू होगी, क्योंकि सारे त्यौहार हो गए हैं समाप्त। अब है बारी आपके त्यौहार की, आपके सिलेक्शन की, तो लग जाइए जोर शोर से। और मैं प्रवीण कुमार अब रहूँगा आपके साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।